दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज आप लोगों को एक्सीडेंट यानी दुर्घटना जो चैप्टर है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह हम लोग इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर से संबंधित है। जो भी आईटीआई के छात्र जो क्लास कर रहे हैं और जो क्लास नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जो छात्र क्लास नहीं कर रहे हैं वो इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग इसका, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन ही है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग आगे क्या इसमें है। तो जो दुर्घटना है यानी दुर्घटना किसे कहते हैं, ठीक है। ये दुर्घटना से संबंधित इसमें जानकारी बताया गया है। यह एक अनियोजित और अनियंत्रित घटना होती है जिसमें किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, ये जो दुर्घटना है यह बताकर नहीं आता, यह कभी भी आ सकता है। वैद्युतिक दुर्घटना कार्य करते समय थोड़ा सा भी असावधानी दुर्घटना कारण बन सकती है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक पर कार्य करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा भी असावधानी यदि बरतेंगे ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक पर कार्य करते समय हमेशा हमको सावधानी बरतनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग दुर्घटना के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। दुर्घटना के इसमें से कारण कौन कौन है, तो कार्य क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है, तो असावधानी। यदि असावधानी हम लोग काम में बरतेंगे तो दुर्घटना होगा, ठीक है। अरुचि यानी अगर काम करने में मन नहीं है तो कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि काम अरुचि होगी तो एक्सीडेंट की संभावना बनती है। जल्दीबाजी, किसी भी कार्य करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अज्ञानता यानी किसी भी कार्य को करने से पहले हमको पूर्ण ज्ञान उस कार्य का होना चाहिए। उत्सुकता यानी ज्यादा उत्सुक होकर भी किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। असुरक्षित हस्त औजार यानी जो हम लोग गलत टूल्स का उपयोग करते हैं तो हम लोग सही काम के लिए उसके अनुसार जो टूल्स है उसका उपयोग करना चाहिए। कार्य करने का गलत तरीका यानी जिनको अज्ञानता होगी उन्हें कार्य करने का सही ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कार्य करने का सही ज्ञान होना आवश्यक है। स्वच्छता में कमी यानी साफ सुथरा यदि हम लोग वर्कशॉप को नहीं रखते हैं, अगर कहीं तैलीय पदार्थ गिरा होगा तो वहां पे दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अनुशासन में कमी यानी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी कंपनी का चाहे वर्कशॉप का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। असुरक्षित पहनावा यानी जो जैसे टाई हो गया, मफलर हो गया, यह सब इत्यादि जो भी ढीले कपड़े हैं हम लोग को वर्कशॉप में पहन के नहीं जाना चाहिए। चाहे ये जो हाथ में रिंग होता है, कड़ा होता है, ये सब कोई भी पदार्थ पहन के वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, यदि उचित मात्रा में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी वहां भी ये एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। नशे की आदत, यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका जो मस्तिष्क है यह भ्रमित हो जाता है यानी भटक जाता है, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसलिए नशे की आदत भी बहुत गलत है। आगे है हम लोग विद्युत झटका। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर से विद्युत धारा का प्रभाव जो है वह स्थापित हो जाता है। यानी यहाँ प्रवाह होना चाहिए, प्रभाव लिखा गया, प्रवाह स्थापित हो जाता है, ठीक है। 90 वोल्ट से अधिक होगा सप्लाई तो हमारे शरीर से विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाएगा और हमें तेज झटका का अनुभव महसूस होगा, जिसके कारण हमें तीव्र झटका का अनुभव होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत झटका कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग विद्युत झटका से होने वाली शारीरिक हानि कौन कौन सी होती है। यानी जब विद्युत झटका लगता है तो शरीर पे क्या क्या असर देखने को आता है। विद्युत झटका होने वाली शारीरिक हानि निम्न है। पहला के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। जो हम लोग शरीर है, शरीर पे क्या होगा, फोड़ा फोड़ा जो छाला होता है पड़ जाएगा। दूसरा है शरीर के किसी भाग से मांस जल सकता है, यानी शरीर का कोई भी हिस्सा से क्या होगा, मांस जल जाएगा, तो यह प्रभाव देखने को मिलता है। रक्त पर प्रवाह रुक सकता है, यानी जो ब्लड हम लोग का शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन ये हम लोग का रुक सकता है। चौथा है श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। जो हम लोग श्वास लेते हैं इसमें क्या हो सकते हैं, रुकावट उत्पन्न हो सकती है। व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यानी जो मूर्छित व्यक्ति हो जाता है नहीं, बेहोश भी हो सकता है विद्युत झटका से। हृदय की गति रुकने से मृत्यु तक भी हो सकती है, यानी जो अगर हृदय की गति रुक जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मर भी सकता है। ये सभी देखने को मिलता है प्रभाव जो हानि है। अब आगे विद्युत संपर्क से व्यक्ति को आखिर छुड़ाएंगे कैसे। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो उससे बचाव कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि पहला इसमें मशीन या उपकरण या मकान का मेन स्विच को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला काम क्या होगा, जो मेन स्विच है, आईसीडीपी है चाहे चेंजर है, जो भी आपका मेन है उसको हमको बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, यदि मुख्य स्विच पास में ना हो तो स्वयं रबड़ या लकड़ी पर खड़ा होकर डंडे के माध्यम से व्यक्ति को अलग करना चाहिए।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यह डंडे के साथ, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, सूखा डंडा होना चाहिए, उसके साथ उस व्यक्ति को हमको तार से छुड़ाना चाहिए, न कि डायरेक्ट संपर्क में आकर छुड़ाना चाहिए। उससे जो व्यक्ति संपर्क में आएगा उसे विद्युत का झटका लग सकता है, ठीक है, और लगेगा ही। तीसरा है इसमें कि यह ध्यान रहे कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित व्यक्ति को चोट न लगे। इन्हें एक डंडा से ऐसा ना हटाए कि वो उठा को उधर फेंक दे तो उससे ज्यादा नुकसान उसको हो जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि उसे हल्के से धीरे से हटाना चाहिए। और आगे देखते हैं हम लोग विद्युत झटका से उपचार। अगर उसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे उसको, तो सबसे पहले है कि सबसे पहले जांच करें कि पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा या सचेत यानी होश में है। सबसे पहले तो देखेंगे वो सांस ले रहा है कि नहीं, मतलब जीवित है कि नहीं। यदि पीड़ित उचित रूप से सांस नहीं ले पा रहा तो उसे श्वसन प्रक्रिया देकर होश में लाने का प्रयत्न करेंगे। इस पर जो श्वसन प्रक्रिया मतलब कैसे हम लोग श्वास देते हैं उस व्यक्ति को, इस पर नेक्स्ट आगे वीडियो आएगा तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा कि 4 विधि होता है, जिसमें आप लोग का सिल्वेस्टर विधि है, सेफर विधि है, मुंह से मुंह विधि है, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हम लोग सांस को दे सकते हैं, श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं। चारों का वीडियो मतलब चारों पर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए कि यदि पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कोई भाग जल गया है तो उसे कृत्रिम सांस देने की विधि अपनाए। यानी कोई विधि मतलब जैसे शरीर का कोई हिस्सा मैंने ऊपर छाला पड़ गया छाती पे या पीठ पे, तो उसे हम लोग कृत्रिम सांस देने की विधि से ही उसको ठीक कर सकते हैं। छाती या पीठ पर जलन की स्थिति में मुंह से मुंह सांस देने की विधि को अपनाएं। इसमें बता रहा है कि अगर छाती या पेट पर जलन होता है तो माउथ टू माउथ भी रेस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया को हम लोग दे सकते हैं। इससे व्यक्ति और जल्दी ठीक होने की संभावनाएं रहती है। चौथा का यदि मुंह बंद है तो इस स्थिति में सेफर विधि को अपनाया जाता है। सेफर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, ठीक है। जब मुंह बंद रहेगा तो इस विधि को हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। व्यवसायिक खतरे निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यवसायिक खतरा होता है इसमें, तो सबसे पहले होता है कि भौतिक खतरा। भौतिक खतरा में क्या हो गया, शारीरिक जो हानि होता है हम लोग का उसके बारे में बता रहा है। इसमें शोर, ज्यादा शोरगुल होगा तो हमारे कानों पर असर करेगा, यह हम लोग भौतिक खतरा में आता है, फिजिकल डेंजर है। गर्म या ठंडा, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा वस्तु को टच करने से भी हमको परेशानी होती है। कंपन, वाइब्रेशन जो है हम लोग का फिजिकल खतरा में आता है। और विकिरण यानी जो रेडिएशन निकलता है किसी पदार्थ से, जो रेडिएशन निकलता है ये भी हमारे शारीरिक खतरा मतलब भौतिक खतरा के अंतर्गत आता है। प्रदीपन यानी ये भी लाइट यानी ज्यादा प्रकाश भी हमारे आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रासायनिक खतरा में कौन कौन सा आएगा, पहला ज्वलनशील यानी कुछ ज्वलनशील पदार्थ है वो रासायनिक खतरा में आता है, तुरंत आगे पकड़ लेता है। विस्फोट, यदि विस्फोट हुआ तो हमारा रासायनिक खतरा में आएगा। विषाक्त यानी जहर जो होता है या रेडक्स होता है, यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है उसे भी हम लोगों को छूना नहीं चाहिए, वो भी बहुत खतरनाक होता है। ये सब रासायनिक खतरा के अंतर्गत आता है। और खतरे होते हैं जैसे कि जैविक खतरा है, इसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इन्फेक्शन। आप लोग सुने थे ना कोविड-19, यानी इसमें कौन सा वायरस था, कोरोना वायरस था ना। तो यानी ये वायरस क्या है, ये बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है यानी जैविक खतरा में आता है। ये सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन्फेक्शन ये सब जैविक में आएगा। मनोवैज्ञानिक में क्या क्या आएगा हम लोग का, तो मनोवैज्ञानिक में आ जाएगा गलत प्रवृत्ति यानी गलत संगत, किस में आएगा, मनोवैज्ञानिक में आएगा। धूम्रपान जो स्मोकिंग करते हैं वो सब मनोवैज्ञानिक में आएगा। अवज्ञा, हिंसा, यौन उत्पीड़न समझ ही रहे हैं, और डराना धमकाना ये सब किस में आता है, मानसिक दबाव बनाकर ये सब जो खतरा होता है इसको मनोवैज्ञानिक खतरा के अंतर्गत रखा गया। इलेक्ट्रिकल खतरा में कौन कौन सा आएगा, इसमें अर्थिंग का ना होना, यदि आप घर पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं करते हैं, जो अर्थिंग होता है ना ऐसे अर्थिंग का ये सिंबल है, तो अगर घर पे अर्थिंग नहीं करते तो यह इससे भी दुर्घटनाएं होती है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का होना, शॉर्ट सर्किट होगा तो भी दुर्घटना होगी, करंट लीक करेगा तो भी दुर्घटना होगी, खुला तार रहेगा कोई व्यक्ति टच करेगा वहां भी दुर्घटना होना ही होना है। फ्यूज का ना होना, फ्यूज नहीं होगा तो इक्विपमेंट जल सकता है, किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, इसलिए यह सब इलेक्ट्रिकल खतरा का अंतर्गत आ गया। अब है खतरा या दुर्घटना से बचाव। कैसे हम लोग बचाव करेंगे खतरा या दुर्घटना से, तो कार्य क्षेत्र में खतरा या दुर्घटना से बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है, तो पहला इसमें सुरक्षात्मक चिन्ह को पोस्टर के रूप में लगाना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे या मैंडेटरी साइन सर्किल बनता है, चेतावनी चिन्ह को त्रिभुज आकार में बनाते हैं, सूचनात्मक को वर्गाकार बनाते हैं, ऐसे आप लोग देखे होंगे।
और निषेधात्मक को क्रॉस बार की सहायता से बनाते हैं। ये सभी जो है पोस्टर को हमको वर्कशॉप में लगा देना चाहिए, यानी किसी भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो वहां लगा देना चाहिए। अगला, विद्युत यंत्रों और मशीनों पर खतरा का चिन्ह लगाना चाहिए। जो विद्युत यंत्र है, मशीन है, उस पर जिस प्रकार के वो मशीन है उस पर खतरा के चिन्ह को लगा देना चाहिए। जैसे किसी मशीन पर देखो होंगे ऐसे कंकाल का फोटो इसमें रहता है। किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पहले अर्थिंग की जांच कर लेनी चाहिए। जो भी मतलब मशीन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं उसका प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। चौथा है, आग बुझाने वाले रेत से भरी बाल्टी को आग बुझाने वाले संयंत्रों यानी अग्निशामक यंत्र को उचित दूरी पर रखना चाहिए। जो हम लोग बाल्टी में देखिएगा वर्कशॉप के बाहर बालू रखा रहता है, चाहे आग बुझाने वाला और भी जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, चाहे पाउडर टाइप है, जो भी है, तो उसको एक उचित प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। ठीक है। बच्चों, प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। जो औजार है उससे संबंधित टूल किट में रख देना चाहिए। सर्किट ब्रेकर को उचित स्थान पर लगाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट के कंडीशन में उस सर्किट ब्रेकर ऑन या ऑफ कर सके। ठीक है। इस प्रकार के जो हम लोग आज दुर्घटना जो हम लोग पॉइंट था, यह दुर्घटना पॉइंट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मतलब आ जाएगा आप लोग को। तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बेल होगा उसको दबा दीजिए ताकि आपको सूचना पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।